राजस्थान में उपचुनाव के बाद अब वोटिंग परसेंटेज के आधार पर आकलन लगातार जारी है। हम भी इस एपिसोड में कोशिश करेंगे कि 84 और सलूम्बर के थोड़े से राजनीतिक माहौल को भांपने की कोशिश करें, क्योंकि 84 में जहां 2023 के मुकाबले कल लगभग 7% वोटिंग में गिरावट देखी गई है, वहीं सलूम्बर में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, इसका फ़ायदा किसको, इसका नुकसान किसको। और दोनों ही सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 84 वो सीट है जहां से राजकुमार रोज जीते थे। उस सीट पर वोटिंग परसेंटेज का गिरना अपने आप में आश्चर्यजनक विषय है, क्योंकि जिस तरह से वहां चुनाव के उस दौर में लगातार आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे थे, लगातार जुबानी जंग नज़र आ रही थी, वीडियो और अलग अलग पोस्ट के माध्यम से भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी के नेता एक दूसरे पर प्रहार करते दिखाई दे रहे थे, तो लग रहा था कि लोग शायद इस बार घरों से ज़्यादा निकलेंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता नजर आएगा। मगर 2023 के चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 7% गिरा है। तो अब इस गिरावट के क्या कुछ मायने निकलते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हालांकि मेरी जो थोड़े बहुत लोगों से बात हुई है, वहाँ बताया ये जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी हो सकता है उसकी बढ़त कम हो, मगर अभी भी ठीक ठाक परिस्थिति में वहाँ दिखाई देती है। राजकुमार रोत की पकड़ वहाँ पर इस चुनाव में नज़र आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो एक अग्रिम पंक्ति के नेताओं की कतार है, वो वहाँ पर प्रचार करती दिखाई दी। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पहुँचे। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, मगर बताया ये जा रहा है कि हो सकता है 2023 में जो राजकुमार रोत वहाँ 70,000 वोटों से जीते थे, वो बढ़त कम हो जाए। मगर परिणाम अभी भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा वहाँ भारी दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण और भी बताया जा रहा है, उसका यह भी कारण बताया जा रहा है कि इस बार जो वोटर है वो बहुत पहले ये स्वीकार कर चुके थे कि मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम बीएपी है, तो वो उनमें से दोनों में से एक दल को चुन रहे थे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर दम लगाया, अपने सभी नेताओं को उस मैदान में उतार दिया। बाबूलाल खराड़ी लगातार मुखर होकर वहां मैदान में डटे हुए थे, सभी बड़े नेता आ रहे थे। मगर बताया ये जा रहा है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं बीएपी के लिए शिफ्ट होता दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दिया। तो चुनाव वहाँ दोनों के बीच का मुकाबला बताया जा रहा था। कांग्रेस को पहले ही मान लिया गया था कि ये चुनावी मुकाबले में नहीं है, तो इसके कारण चुनाव रोचक तो हुआ है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक के बदौलत भारत आदिवासी पार्टी का थोड़ा सा एक पलड़ा वहाँ भारी दिखाई दे रहा है। मगर यह भी लोग कह रहे हैं कि जो मार्जिन 2023 में 70,000 के आसपास जीत का रहा था, उसमें काफ़ी कुछ गिरावट देखी जाएगी। अब चलते हैं सलूम्बर भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट हुई है, और वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट होना अपने आप में आश्चर्य का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा एकमात्र सीट जो विधानसभा के दौर जीती थी वो सलूम्बर थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए तो उनकी स्थिति और भी थोड़ी बेहतर हो जाए, मगर वोटिंग परसेंटेज वहाँ गिरा है। अब इस गिरावट के मायने क्या है, वोटर आखिर वोट देने क्यों नहीं पहुँचा, जबकि वहाँ पर भी भाजपा के सभी कद्दावर चेहरे लगातार डटे हुए थे। सलूम्बर भाजपा अपना गढ़ भी मानकर चल रही है, बीते काफ़ी लंबे समय से वहाँ जीत भी रही है। अमृतलाल मीणा का अच्छा खासा प्रभाव वाली सीट है, उनकी पत्नी लड़ रही है। हालांकि कुछ चर्चाएं यह भी थी कि अगर उनके पुत्र को चुनाव लड़वाया जाता तो वो भी एक कारगर पहलू साबित हो सकता था, मगर कहीं ना कहीं सहानुभूति का जो पूरा वातावरण था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दिया। और एक बदलाव जरूर वहाँ पर देखने को मिला इस चुनाव में। 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, वो चुनाव वहाँ भाजपा बनाम कांग्रेस चल रहा था, वहाँ अमृतलाल मीणा बनाम रघुवीर मीणा चल रहा था। वहाँ उस वक्त 2023 में भारत आदिवासी पार्टी को ये माना जा रहा था कि ये वोट काटने वाली पार्टी बनेगी, मगर तीसरे नंबर पर रहेगी। जितेश कटारा उस वक्त भी चुनाव लड़े थे, तकरीबन 50 से 51 हज़ार वोट वो लेकर गए थे, मगर रहे तीसरे नंबर पर ही। कांग्रेस ने भी ये जो पूरी चुनाव विश्लेषण हुए उसमें ये माना था कि कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी से उनको सलूम्बर में नुकसान हुआ। मगर इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। इस बार लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में तो भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला था, इस बार 84 की तरह यहाँ पर भी सलूम्बर में भी मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी बनाम बीजेपी। तो ये थोड़ा इससे भी रोचक हुआ। कहा यह भी जा रहा है, जो वहाँ मैं बीच में 1-2 दिन के लिए गया था, तब लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस जो प्रत्याशी है
वो कितना दमखम लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी राहें आसान नहीं रहेगी। रेशमा मीणा में बगावत करके चुनाव लड़ चुकी है, उसके बाद अब रघुवीर मीणा इस चुनाव से थोड़े दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए राहें आसान नहीं हैं। और अगर वो शुरू में ही वहाँ कमज़ोर दिखने लग जाएगी तो वो वोट बैंक भारत आदिवासी पार्टी की तरफ जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर चुनाव बहुत नज़दीकी मुकाबले वाला हो जाएगा। आखिर तक जो वहाँ के फीडबैक आ रहे थे वो भी कमोबेश यही आ रहे हैं कि एक वोट बैंक शिफ्ट तो हुआ है और मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी में है, और मुख्य टक्कर वहाँ शांता देवी मीणा बनाम जितेश कुमार कटारा ही बनी हुई है। तो अब ये मुकाबला भी बड़े रोचक हो गया, मगर जो वोटिंग परसेंटेज घटा है उसका बहुत सीधा सीधा जो मतलब निकलता है वो कहीं ना कहीं 84 के रण क्षेत्र में वहाँ बाप को मिलने वाले वोटों में कमी आई होगी, ये तय है। जीत का मार्जिन कम होगा, हालांकि पार्टी अभी भी सुखद स्थिति में दिखाई दे रही है। सलूम्बर आते आते भी कमोबेश लोग यही कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा ही रोचक है, बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ है, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी थोड़ा सा वहाँ पर एक सहूलियत वाला माहौल है। मगर जो वोट गिरे हैं कहीं ये कोई निर्णायक भूमिका ना निभा दे, इस बात को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है। सलूम्बर के चुनाव को मुख्य रूप से जो प्रभावित करने वाले फैक्टर पहलू निकल कर आ रहे हैं वो यही कि एक तो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, इससे भाजपा को कितना नुकसान होता है, और दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी के कितने वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के खाते में गए हैं। बस ये पूरा मुकाबला उसके आसपास का सलूम्बर का बन गया है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो अपने आप में आगे आने वाले समय में जब 23 को पेटियाँ खुलेगी तब इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। मगर आपके पास क्या फीडबैक है, मैं चाहता हूँ आप भी हमें अपने फीडबैक भेजें। क्या कुछ स्थितियाँ रही, क्या कुछ नए पहलू वहाँ से निकल कर आए, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।